Hello everyone, welcome to Exam Ministry State PCS YouTube channel. My name is Akash, I'm the founder of Exam Ministry. सबको पता है यूपी पीसीएस 12th ऑफ अक्टूबर को है, यूपी पीसीएस 2025 एंड आई होप जितने भी बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन इस समय अच्छी चल रही होगी, आप एग्ज़ाम के लिए रेडी होंगे। होता ही क्या है कि लास्ट के कुछ 30-35 डेज जब रहते हैं तो अपने आप एक पैनिक माहौल क्रिएट हो जाता है, घबराहट से स्टार्ट हो जाती है कि लास्ट के 30-35 डेज में हम अपने जो भी पढ़ाई की है उसको किस तरीके से कंसोलिडेट करें जिससे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारे फेवर में आए। सो ऐसे ही मुद्दे को लेते हुए मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ, समझा सकूँ कि जो लास्ट का 30 डेज़ है वो इतना क्रूशियल क्यों है और कैसे आपने आपको है ना साथ लेके चलना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और लास्ट के 30 दिन में क्या ऐसा चीज़ करें जिससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें अपनी प्रिपरेशन से। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है लास्ट 30 डेज व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का लास्ट का 2-3 साल का पेपर देखा होगा। धीरे धीरे यूपी पीसीएस ने क्या किया है, अपने पेपर का जो पैटर्न है वो यूपीएससी के पैटर्न से मैच कराने की कोशिश की है और बहुत से बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट देते ही देते हैं। एंड सरप्राइज एलिमेंट इसमें यह है कि यूपी पीसीएस में कभी कभार टॉप जो करते हैं वो या तो बिहार के होते हैं या हरियाणा के भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी पीसीएस जो है यूपीएससी का कज़न ब्रदर है कि भाई आपका यूपीएससी में नहीं हो पाया, मैं हूँ, आप कहीं से भी हो, इट्स लाइक ओपन फॉर ऑल। सो काफ़ी अच्छी तरीके से यूपी पीसीएस जो है धीरे धीरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने लगा है एंड रेगुलर हो रहे हैं, पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं एग्ज़ाम। सो चलिए समझते हैं कि इस 30 दिन की स्ट्रैटेजी में हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है जिससे कि हमारा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो और हम मेंस लिखें, देन फाइनल सिलेक्शन हो। ठीक है? सबसे पहला मतलब मैं इसमें कोशिश मैंने ये की है कि 30 दिन 4 हफ्तों को मैंने 4 हफ्तों में डिवाइड किया है। उस 4 हफ्तों में हमें जो चीज़ें लेके चलनी है वो ये है कि हम रिवीजन अच्छे से करेंगे। ठीक है? टेस्ट प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद वीकनेस एलिमिनेशन की अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें, जब भी हम कोई तैयारी करते हैं, जब भी हम कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे वीकनेसेस निकल के आ रहे हैं और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ती है अपनी प्रिपरेशन को। होता क्या है कि जब हम यूपी पीसीएस या किसी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम थोड़े से ना लिथार्जिक अप्रोच रखते हैं एंड बहुत से ऐसे बच्चे जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, आई एम श्योर कि उनको एंड ऑफ द डे ये पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम डे में उनकी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। किसी ने बता दिया कि भाई प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसमें स्कोर अच्छा आ रहा है तो बढ़िया है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है यार। मतलब मैं अपने यूपीएससी के बच्चों को हमेशा ये बताते रहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं या जो टेस्ट प्रैक्टिस होती है वो इसलिए होती है कि आप अपनी रियल एग्जामिनेशंस के लिए स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सको या बना सको। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है? वीकनेस को एलिमिनेट करना है अपने को। ठीक है? देन स्टेमिना इन एग्जाम टेम्परामेंट। लास्ट का जो वीक है ना, लेट्स से 8 सितंबर से जो वीक होगा, अपने लास्ट वीक बिफोर एग्जाम अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको एग्जाम ओरिएंटेड ले करना है। ठीक है? होता क्या है कि जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं तो
कुछ लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करते हैं अपने अपने तरीक़ों को यूटिलाइज़ करते हुए। बट जब जैसे ही एग्ज़ाम आने लगता है, सबको पता है कि यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम टाइमिंग 9:30 AM है, तो हमें अपने स्लीप साइकिल को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स कि बच्चा रात तक पढ़ रहा है, सुबह उठ ही नहीं पाया एग्ज़ाम के लिए, लेट हो गया। फिर आप वीडियोज़ देखते हो कि एग्ज़ाम सेंटर के गेट के बाहर लोग गेट को कस कस के पीट रहे हैं कि लेट हो गया, मैं ओपन करो, मुझे आने दो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भाई ज़रूरी है कि एग्ज़ाम सेंटर 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। यू नेवर नो कि रोड में ट्रैफिक आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो चीज़ें पहले से प्लान करो, स्ट्रेटेजाइज करो, देन एक्ट करो, रिजल्ट हमेशा सही रहता है, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है कि 30 डेज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स स्ट्रेटजी में हमने जो डिवाइड किया है वो 12 सितंबर से 11 अक्टूबर तक डिवाइड किया है, ठीक है। वो ये टाइम पीरियड हमने लिया है जिसमें पहला जो फेज है हमारा उसको हमने रखा है 12 सितंबर टू 21 सितंबर। क्या करना है हमें? हमने जो भी पढ़ा है, जो भी अपने अभी तक पढ़ा है, उसको कंसोलिडेट करना है और साथ ही साथ रिवीजन स्टार्ट करनी है, ठीक है। गोल हमारा सिंपल है कि जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज किया और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक रेफरेंस के लिए कि हम इस तरीके के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट के 30 डेज में, जिससे कि हम रिवीजन हमारा कंप्लीट हो सके और जब हम टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो सके। तो लेट्स से अगर हम मॉर्निंग 6 to 9 AM की बात करते हैं तो उसमें हर अल्टरनेट डेज पे आप इस जीएस के इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। ये एक तरीके से कोर सब्जेक्ट है यूपीएससी का। हमने यूपी पीसीएस का, आई एम रियली सॉरी, यूपी पीसीएस में इन सब्जेक्ट से या इन विषयों से बहुत से सवाल देखे गए हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। आप इनको अल्टरनेट डेज के तरह से मॉर्निंग में प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब है, लेट्स से अगर मंडे की बात कर रहे हैं तो मंडे को आपने 6 से 9 पॉलिटी पढ़ लिया, ट्यूसडे को आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, वेडनेसडे को आपने 6 से 9 इकोनॉमी पढ़ लिया। इसको रिवाइज कर लेंगे। बीच का टाइम रेस्ट लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, आराम करेंगे, जो भी पढ़ा उसको रिकॉल करेंगे। हो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो चीज़ आपने पढ़ी है, इसमें जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हैं। किस टाइम में? 9 से 11 के टाइम में। भाई अब 9 से 11 का टाइम 2 घंटे का है। अब आप 15-20 मिनट में नाश्ता कर सकते हैं, 15-20 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं, आधे घंटे में नहा सकते हैं, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्लॉट जो स्टार्ट होगा मिड डे 11 AM to 2 PM, इसमें आपने दूसरा जीएस सब्जेक्ट उठाना है। देखिए यूपी पीसीएस में एंड फॉर दैट मैटर जो भी मैक्सिमम स्टेट पीसीएस में देखा गया है कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन में ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से बहुत से बच्चे होते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, खासकर यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में मैंने देखा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से काफ़ी बच्चे होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का साइंस वीक होता है। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर को अगर आपने किसी ने एनालाइज किया होगा तो वो उन्होंने मतलब वो आप पाओगे उसमें कि साइंस एंड टेक एक बढ़िया इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है। तो आप इस टाइम में इन सब सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप फ्रेश हो जाओगे। साइंस एंड टेक भारी भरकम सब्जेक्ट कुछ लोगों को लगता है ना, तो फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं तो चीज़ें जल्दी रिटेन होती हैं। आफ्टरनून का थर्ड फेज करंट अफेयर, लास्ट 1 ईयर स्पेशली स्टेट स्पेसिफिक। भाई यूपी पीसीएस में मैं जब एग्ज़ाम देता था तो मैं खुद यूपी से हूँ और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से, एंड यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में करंट अफेयर यूपी स्पेसिफिक बहुत ही अतरंगी से सवाल आते थे। जैसे कि एक बार जब मैंने पेपर दिया था तो उस टाइम ये पूछा गया था कि यूपी में इलेक्शन में एक लेडी है, एक फीमेल, एक महिला है जिनकी एज सबसे मतलब 104 साल थी, उन्होंने वोट दिया था, वो यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से थी?
ये सवाल था करंट अफेयर का। मुझे आंसर उस टाइम भी पता था, अभी भी है, आजमगढ़ से थी वो, ठीक है। तो ये इस तरीके के सवाल यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर में पूछता है। बट अब थोड़ा सा लेवल अच्छा हो गया, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि यूपीएससी को की रिसेम्बलेंस दिखने लगी है यूपी पीसीएस में। तो अगर हम स्टेट पीसीएस की करंट अफेयर की बात करते हैं अगर, तो पता है ये स्टेट पीसीएस में आज के डेट में जो रेलेवेंट हो चुका है आज के डेट में, करंट अफेयर की बात करें अगर, करंट अफेयर्स की बात करें यूपी स्पेसिफिक में, तो यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एग्रीकल्चरल डेटा, देन मिनरल्स, एंड देन सेंसेस। मतलब इसमें के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऑल्सो। यू करंट अफेयर में जो इन्वायरमेंट का सेक्शन आता है उसमें स्टेट रिपोर्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी सवाल रहते हैं, जिसमें यूपी का क्या स्थान रहा, यूपी में कितने मात्रा में या कितना ज़्यादा फॉरेस्ट कवरेज पाया गया है, मैनग्रोव्स कितने पाए गए, उस तरीके के डेटा पूछे जाते हैं। जनरली ट्रैप क्या रहता है क्वेश्चंस में, जो डेटा रहता है, जो एक्यूरेट डेटा होता है वो नहीं पूछा जाता है, उसके नियर बाई डेटाज पूछे जाते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, यूपी की क्या रैंक है उसमें, ठीक है। और भी इंडेसेस एंड रिपोर्ट्स के पे जो पूछे जाते हैं उसमें भी जो रैंकिंग होती है उसमें भी प्ले करता है एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करके। लेट्स से कोई रैंक जिसमें 131 है, तो आपको ऑप्शंस सारे ऑप्शन, रैंक 131 है तो सारे ऑप्शंस 129, 130, 133, 132 इस तरीके के आसपास के ऑप्शंस देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बता ही दिया स्टेट स्पेसिफिक में आपको क्या क्या देखना है, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स देखने हैं। देन शाम में हम सी सैट कर सकते हैं, क्वांट रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। सी सैट यूपी स्पेसिफिक, सॉरी नॉट यूपी स्पेसिफिक, यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी सी सैट की वैल्यू बढ़ा दी गई है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है यूपीएससी की तरह ये भी क्वालिफाइंग है और इसमें क्वेश्चंस के लेवल अच्छे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। शाम का वक्त मतलब सोने से पहले आपने 25 से 30 एमसीक्यू रिवीजन करने हैं प्रीवियस ईयर्स के। यार देखो कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू कि सर रिवीजन हम कैसे करें, रिवीजन की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम रिवाइज करें जिससे रिटेन ज़्यादा हो। तो जब से मैंने काफ़ी टाइम हो गया जब स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि एक रिसोर्स ऐसा है जो मैंने स्टूडेंट्स को बताया और वो एक्चुअली उनके लिए बहुत ही अच्छा है ना रिजल्ट लेके आया है। मैं आप लोग को भी वो बताऊंगा। ये है वो रिसोर्स, मतलब कोई तोड़ नहीं इसका। इसमें आप देखो 1990 से 2025 तक, ठीक है, ये इलाहाबाद की एक कह लो कंपनी, पब्लिकेशन हाउस है जो ये इसको पब्लिश करती है, इसलिए यूपी पीसीएस के मेंस के क्वेश्चंस भी इसमें रहते हैं। लेकिन इसमें आप समझो कि यूपीएससी और जितने स्टेट सर्विसेज हैं, स्पेशली हिंदी स्पीकिंग स्टेट सर्विसेज, स्टेट पीएससी, उसके क्वेश्चंस रहते हैं इसमें टॉपिक वाइज। 25,000 के आसपास क्वेश्चंस हैं इसमें। जो स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देखेंगे वो जान जाएंगे कि यार सर अलग ही इसकी क्या कहते हैं यार, इसको प्रचार प्रसार करते रहते हैं, भाई मेरे को कोई इसकी रॉयल्टी नहीं मिलती। बट ये जब मैं प्रिपेयर करता था मुझे भी काफ़ी हेल्प मिली इससे, एंड बाकी कई स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिली। एंड यू नो व्हाट, इससे प्रिपेयर करने में क्या होता क्या है कि कम टाइम में चीज़ें आपकी प्रिपेयर होती हैं, रिटेन रहती हैं।
क्योंकि भाई स्टैटिक का जो कंटेंट है वो लिमिटेड कंटेंट है, राइट। स्टैटिक मतलब जनरल स्टडीज़, ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो एक स्टैटिक कंटेंट है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं उसके, उसी वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, उसकी फ्रेजिंग डिफरेंट होती है। तो ये पूरा कंपाइलेशन है टॉपिक वाइज, इतना ज़्यादा है कि कोई पेज टू पेज इसको कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई कुछ आपने अगर एनालाइज किया है, जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप अगर देखोगे तो उसमें बताया गया है, कुछ ऐसी थीम्स हैं उसमें जो यूपीपीसीएस को बहुत ही पसंद है, कुछ उसकी बेस्ट थीम्स हैं जिसमें से हर साल सवाल आते हैं। तो अगर आप एंड ऑफ दिस डे उस थीम्स को, उस टॉपिक्स को, है ना, कुछ 50-60 टॉपिक्स हैं पर सब्जेक्ट, उसको ही अगर आप अच्छे से इससे रिवाइज करके जाते हो तो मोर देन 80% आपका आरओआई निकल के आता है ना। तो ये रिसोर्स मैं सबको कहता हूँ, इसकी एटलीस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, ये तो आपको लेके रख लेनी ही चाहिए, उससे पढ़ना ही चाहिए। और इसका एक स्टेट स्पेसिफिक भी आता है। देखो कुछ जैसे यूपी में स्टेट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे इकोनॉमी के बारे में, जब या बजट के बारे में कह लो, या फॉर दैट मैटर आप मिनरल्स के बारे में कह लो, कुछ रिसोर्सेज के बारे में कह लो, तो यहाँ पे भी टॉपिक वाइज उसमें मेंशन है, आपको वहाँ से कवर कर सकते हो वो। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, इसलिए ही इसका आरओआई ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये रिसोर्स है, ये आप इसको, इससे आप हेल्प आपको मिल सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी स्पेसिफिक में आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए? जब हम यूपी स्पेशल की बात करते हैं तो रिवर्स, ज्योग्राफी में रिवर्स जरूर पूछता है, स्कीम्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ये सारे इंफॉर्मेशंस ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं आपको। एक मैं वीडियो भी बनाऊंगा उस पर, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक को एनालाइज करके कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस यूपी स्पेसिफिक में, यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। एंड आज उन टॉपिक्स को एनालाइज करके जो 2025 का एग्ज़ाम है उसमें किन किन टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस पर एक वीडियो बनाएंगे, एक पीडीएफ पे कंपाइलेशन भी देंगे। हमारा एग्ज़ाम मिनिस्ट्री स्टेट पीसीएस का एक टेलीग्राम चैनल है, मेरी रिक्वेस्ट है सारे उन बच्चों से कि वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम टू टाइम उस पर हम कुछ पीडीएफ शेयर करेंगे और वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, ठीक है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, स्कीम्स एंड बजट की बात हम कर चुके हैं। एनसीईआरटी फैक्ट चेक, यार देखो ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब आपको घटना चक्र में मिल जाएगा, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी चेक हो जाएगा। इकोनॉमिक में और करंट अफेयर बेस पे ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो भी हो जाएगा। जैसा कि मैंने स्टेट स्पेसिफिक बुक की, घटना चक्र की, ये स्टेट स्पेसिफिक भी एक बुक है, उसकी एक सीरीज़ है 8 किताबों की, 8वां किताब मतलब 8वां नंबर जो है वो उसका स्टेट स्पेसिफिक है। तो उसमें उसके यूपी से रिलेटेड रिवर्स में जितने सवाल हैं वो आ जाएंगे, फेस्टिवल पे आ जाएंगे, स्कीम पे हो जाएंगे। आपने उसी को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, आपका काम हो जाएगा। ट्राई करके देखना। यार देखो होता क्या है ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग में बेनिफिट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होता है। आप कन्वेंशनल वे में किताब से पढ़ते हो तो आपको आइडिया नहीं रहता है कि कहाँ पे किस टाइम पे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, थोड़ा समय लगता है उसको एनालाइज करने में। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास टॉपिक वाइज ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, वो टॉपिक का एक तरीके से निचोड़ है वो, कि जितने भी सवाल बन सकते हैं भाई इतने सालों में बन चुके हैं, आप उसी को पढ़ लो, डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लो और आपकी रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी। यार एक टेक्निक है, इसको मैं इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोई एक या दो
अपने जीवन से जुड़ी बहुत सी अच्छी बातें होंगी वैसे तो, कोई 2 ऐसी अच्छी बातें बता दो जिसको आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। आई एम श्योर आपके दिमाग में इस समय आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्या चीज़ें क्या नहीं हैं। कट टू अपने जीवन में कोई 3 गलतियाँ ऐसी बता दो जिसको आपको लेकर रिग्रेशन होता है, आप रिग्रेट करते हो कि मैंने ये क्यों ही किया। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने 3 बोला, आपको कम से कम 10 गलतियाँ याद आ गई होंगी। यार होता यही है कि इंसान दुनिया से सब कुछ छुपा सकता है लेकिन खुद से कुछ नहीं छुपा सकता, अपनी गलती हमेशा याद रहती है। उसी तरीके से जब यही फ़िलॉसफ़ी आप एग्ज़ामिनेशन में यूटिलाइज़ करते हो, अप्लाई करते हो फॉर दैट मैटर, आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ आपने क्वेश्चन गलत किया, फिर उसके आपने सही स्टेटमेंट्स पढ़े, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये था, देन उस टॉपिक पे आपके वो क्वेश्चन दोबारा कभी नहीं गलत होगा फिर आपका, क्योंकि वो एकदम ठक से स्टक कर जाता है आपके दिमाग में, और जो चीज़ आपको आती है श्योर शॉट वो तो आती ही आती है। और इसको पढ़ते पढ़ते जब आप भाई टेस्ट पेपर तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, बिल्कुल देना ज़रूरी है एग्ज़ाम बाउंड मैनर में। जैसा कि मैंने इसमें कहा है कि 5 एटलीस्ट जीएस के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 2 सीसैट के सेक्शनल टेस्ट आपको देने ही देने। सेक्शनल मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। आप बोलोगे सीसैट में कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई करके बता दूँ तो उस पर एक वीडियो हम बना लेंगे। तो इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि टेस्ट देने हैं। अब टेस्ट किस टाइम देना है? 9:30 AM पे ही देना है। अगर आप फुल मॉक लिख रहे हो तो यही इसी एक्चुअल टाइम पे हमेशा टेस्ट देना है आपको। वो डेट और टाइम मतलब दिन डिसाइड कर लेना कब देना है। एक चीज़ इस 30 दिनों के प्रैक्टिस में आप कर सकते हो कि आप ये जो टेस्ट देने की कोशिश मतलब टेस्ट देने की कोशिश कर, ऑब्वियसली जब टेस्ट लिखोगे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक चीज़ ये कोशिश करना, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जब आप करोगे, सॉल्व करोगे प्रैक्टिस करने की, तो ये उस टाइम भी जैसे कि मैंने उसमें मेंशन भी किया कि डेली एटलीस्ट आपको 25 से 30 सवाल करने ही करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उन सारे टॉपिक्स को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, करना हमें ये है कि हमें उन सवालों को अटेम्प्ट करना है। हो सकता है कि उस 25-30 सवालों में आप पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, हो सकता है 15 ही आए, 20 ही आए, लेकिन जो भी सवाल में आप जो भी मार्क कर रहे हो, आपको पता रहना चाहिए आप उसको कैसे मार्क कर पा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से, और शॉर्ट आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन के सवाल मतलब 10 क्वेश्चन के आंसर श्योर शॉर्ट आए, शॉर्ट फॉर्म में S.S। पेपर आया, पहला आइट्रेशन, पहले बार में आपको अटेम्प्ट में यही देखना है कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपको श्योर शॉर्ट आते हैं। घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे ही मार्क करना, 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, उसके बगल में SS लिख लिया श्योर शॉर्ट। फिर दूसरे आइट्रेशन गए, दूसरे आइट्रेशन में आपने ट्रिक्स अप्लाई की उन क्वेश्चंस पे। वो भाई ये 10 क्वेश्चन थोड़े के बचे 10 क्वेश्चन, उस 10 क्वेश्चन में आपको देखना किस में आपका ट्रिक लग रहा है। एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, और सिंपल लॉजिक्स हो गए, ठीक। वहाँ इसको मैंने नाम दिया है नॉलेजेबल गेसिंग। एलिमिनेट करके सही आंसर तक आप पहुँच गए। एलिमिनेट तभी कर पाए जब आपके पास थोड़ा नॉलेज था, तो उससे नॉलेजेबल गेसिंग। लेट्स से 10 में से आपने उसको 6 सवाल किए नॉलेजेबल गेसिंग से, अब आपके 4 सवाल बच गए जिसमें आप रैंडम गेसिंग यूज़ कर सकते हो। रैंडम गेसिंग का मतलब ये नहीं होता कि 4 सवाल है, क्वेश्चन पढ़ा उसको जय माता दी। रैंडम गेसिंग का मतलब है भाई मेरे कि जब आप सवाल पढ़ें, ऑप्शंस देखें, तो ऑप्शंस देखने के बाद सबसे पहले ही बार में आपको एक इंट्यूटिव कॉल आएगा, एक इंट्यूशन फील होगा आपको कि ये ऑप्शन सही है। हम वो गलत करके कैसे कहते हैं, बोलते हैं ना ये तुक्का गलत हो गया। तुक्का गलत इसलिए हो जाता है ना क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस पढ़ते हैं चारों, हम कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमको उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हिंट देने की कोशिश ज़रूर करता है। तो उसमें आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना है और सबसे पहला ही जो भी ऑप्शन लगे उसको मार्क करना है। फिर आप आंसर्स मिलाओगे। हो सकता है शॉर्ट में आपकी एक्यूरेसी 95% आए,
नॉलेजेबल गेसिंग में आपकी एक्यूरेसी 40% आए और रैंडम गेसिंग में पहले दिन आपकी एक्यूरेसी 0% आए। लेकिन ये 3 आइट्रेशन को अगर आप फॉलो करते रहोगे इस 30 दिनों में, तो आप ये देखोगे इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो। ये एटलीस्ट 70% तक जाएगा। नॉलेजेबल गेसिंग 0% से आपकी एटलीस्ट 40% तक जाएगा, और जो शॉर्ट है वो 100% ऑब्वियसली जाएगा। तो यार आप इससे ये देखोगे कि अगर 150 क्वेश्चन हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप उस 150 क्वेश्चन में समहाउ 120 क्वेश्चंस तक आ जाते हो, ठीक है, विथ 80% ऑफ द एक्यूरेसी, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की कट ऑफ जा रहे हैं, 150 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन में कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, 85 से 95 क्वेश्चन। तो ये मान के चलो कि ये तो मैंने बताया कि 120 150 में से 120 क्वेश्चन आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हमें एटलीस्ट 140-45 तक अटेम्प्ट करने ही करने हैं हर हाल में। और जब 140-145 आप अटेम्प्ट करोगे, इसमें से अगर आपके 40-45 भी गलत हो जाते हैं, आप कट ऑफ क्लियर करोगे बहुत स्मूथली। हमें इसमें स्कोर नहीं करना, हमें इसमें कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेज 2 कब से स्टार्ट होगा? 22 सितंबर से 30 सितंबर, एक हफ्ते का। इसमें हमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। हम देखो डेली टेस्ट दे ही रहे हैं ऑलरेडी। डेली टेस्ट देते हुए हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, ताकि हम सेम स्ट्रैटेजी हम अपने रियल एग्जाम में फॉलो कर सकें। करना क्या है, हमें एग्जाम की टेम्परामेंट को बढ़ाना है और एक्यूरेसी भी साथ में बढ़ानी है। एग्जाम के टेम्परामेंट को कैसे हम बढ़ा पाएंगे? जब हम एग्जाम में टाइम बाउंड मैनर में पेपर लिखेंगे, ठीक है। उस टाइम रूटीन कैसे होनी चाहिए अपनी? जैसा कि मैंने कहा 9:30 से 11:30, इस डेट से आपको मेक श्योर करना है कि आप फुल लेंथ जीएस पेपर लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, और आफ्टरनून में आप ये कर रहे हो, ये वाला सीसैट पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। देखो अब इस पे कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर मैं 9:30 से 11:30 फुल लेंथ लिखूंगा, 2 से 4 मैं सीसैट लिखूंगा, फिर पढ़ूंगा कब? मेरे भाई, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अभी हमें अपने जितने भी नॉलेज हमने एक्वायर की, लेट्स से हमने 70% ही नॉलेज एक्वायर की है, हम उस 70% नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट 80-85% आए, हमें जो रिटर्न मिले वो 80-85% मिले, वो हमें देखना है। तो इवनिंग में हमने मिस्टेक्स एनालाइज करनी है, एक एरर लॉग नोटबुक बनानी है, जिसमें हमने जहाँ कहाँ कंसेप्चुअल मिस्टेक किया है, कहाँ हमने सिली मिस्टेक्स किया है। या फिर जैसा मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको बताई थी कि आप लेट्स से जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने सब्जेक्ट का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल पॉलिटी का नाम लिखा आपने, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, लेट्स, है ना, पॉलिटी के क्वेश्चंस आपने लिखे कि जो भी क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आप देखोगे कि कितना आपने क्या क्या अटेम्प्ट किया, जो भी है। उसके बाद उसमें आप देखोगे कि कितने आपने शॉर्ट अटेम्प्ट किए हैं, किस में आपने नॉलेजेबल गेसिंग की है, किस में आपने रैंडम गेसिंग की है, ठीक है। वो आप इसमें नोट डाउन कर। अब लेट्स से पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपका शॉर्ट था, नॉलेजेबल गेसिंग था, या जो भी था उसको आप मार्क कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आपने शॉर्ट कितना अटेम्प्ट किया है, कुछ नंबर होगा, नॉलेजेबल गेसिंग कुछ नंबर होगा, रैंडम गेसिंग नंबर होगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी उसमें। इस तरीके का एक लॉग आप बनाओगे, जिसको आपको पता चलते रहेगा कि आपकी एक्यूरेसी किस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। हमें इस टाइम में अपना फोकस एरिया क्या रखना है? OMR शीट को टाइम बाउंड मैनर में फिल करना है। करंट अफेयर्स हम रिवाइज करेंगे मंथली एंड यूपी स्पेसिफिक। हम PYQs की अगर हम बात करें,
तो जैसे जो मैं घटना चक्र की बात कर रहा था, उसके थ्रू हमें PYQs रिवाइज करना है, और जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं कि बार बार उस टॉपिक से हमारे इन मॉक्स में सवाल गलत हो रहे हैं, उन्हीं को हमें, जो गलत हो रहा है उन्हीं को हमें रिवाइज करना है। ठीक है, ये हमें फेज 2 में करना है। फेज 3 के में अगर हम आते हैं तो ये हमारा हाई इंटेंसिटी रिवीजन टाइम है, 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर, जिसमें एक तरीके से जो हमने सिलेबस में पूरा पढ़ा है, जहाँ पे हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसको हमें एक ब्रशअप करते रहना, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, उसमें हमारा रिवीजन का जो टाइम होगा, जो एक तरीके से हम जो रिवाइज करेंगे, मॉर्निंग 3 घंटा हमने रिवीजन दिया पॉलिटी पे, ठीक है, पॉलिटी इकॉनमी इन्वायरमेंट पे, फिर आफ्टरनून में हिस्ट्री हमने रिवाइज की, फिर इवनिंग में हमने सीसेट और करंट अफेयर रिवाइज किया, और नाइट में वापस से हमने डेली क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसको उसके सोल्यूशन से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब यार देखो इसमें क्या कर सकते हो कि अब इसमें जो नोट्स है आप उसको नोट से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आप उसको नोट से रिवाइज कर सकते हो, या फिर इस ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को आप, अगेन मैं वही कहूँगा कि घटना चक्र से बहुत ही ज़्यादा ROI के साथ आप यूटिलाइज कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज इसमें जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है, अगर आपके नोट्स हैं आप नोट से रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपको PYQ पढ़ना है, रिवाइज करना है, आपको घटना चक्र से ही रिवाइज करना है। आपने नोट्स रिवाइज कर लिया, आप इस तरीके से टाइम डिवाइड कर सकते हो कि भाई देखो, अगर आपने प्रिपरेशन की है, नोट्स बनाया, तो ये टाइम सफिशिएंट है जिसमें रिवीजन हो जाए। अगर आपके पास नोट्स खुद के अवेलेबल नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। जो आप मॉक्स दे रहे हो ना, जब मॉक्स को एनालाइज करना, मॉक्स को एनालाइज मतलब ये नहीं करना होता है कि भाई मेरा आज इतना नंबर आया, कल उतना नंबर आया, ये नहीं करना हमें। जब हम मॉक्स दे रहे हैं तो 150 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अगर हम फुल मॉक सॉल्व कर रहे हैं तो 150 क्वेश्चन, 150 टॉपिक्स होते हैं, उसका हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है और उसको रिवाइज करना है। अगर आपने एटलीस्ट 10 टेस्ट दिए हैं तो नियर अबाउट 1500 क्वेश्चंस होंगे, यानी 1500 टॉपिक्स होंगे, जो इनकेस अगर जिनके पास टेस्ट अवेलेबल नहीं है टॉपिक वाइज या सेक्शनल वाइज या सब्जेक्ट वाइज, वो हमारे वेबसाइट से www.examministry.com से फ्री रिसोर्स के सेगमेंट में जाएंगे, वहाँ से UPPSC सिद्धि टेस्ट में इनरोल करेंगे। जब आप इनरोल कर लेते हो तो आपके डैशबोर्ड में प्रोफाइल सेक्शन में आपको वो कोर्स दिख जाएगा जिससे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका ब्रोशर भी अवेलेबल है, हाई क्वालिटी टेस्ट, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है उसमें, UPPCS के पैटर्न पे है पूरा वो, आप उसके साथ आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर आपने उन टेस्ट को ही अच्छे से लगा लिया, रिवाइज कर लिया, आप एक अच्छे लेवल पे होगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट के 1 वीक हमें इस तरीके से रिवीजन करनी है। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है यार बच्चा, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेरे को बताओ कि कहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हो रही है। मैं आपको उस कमेंट के थ्रू हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट अगर किसी को 30 दिन का पर्सनलाइज प्लान चाहिए, वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उसमें हेल्प करूँगा उन्हें। उस 30 दिन को कितने अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हैं उस पर मैं हेल्प करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे कर सकते हैं, और आपके एक पर्सनलाइज्ड कह लो एक रूटीन उसमें हम डेवलप करेंगे जो आपके नंबर स्कोर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो यार, जैसा कि मैंने बोला कि रिपोर्ट्स में ये इंडेक्स नीति आयोग का कोई रिपोर्ट आया है, गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल है या फिर यूपी स्पेसिफिक स्कीम है, वो हमें देखना ही देखना है। मैप्स ज़रूरी है, जो कि ज्योग्राफी के अगर NCERT है, आई गेस इससे बाहर नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये हमें लास्ट के
कुछ वीक में 7 अक्टूबर में तक करना है। उसके बाद बचा हुआ हमारा 2-3 दिन क्या होगा? 2-3 दिन में हमें कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें लिखा है ना 8th को हमने पॉलिटी इकोनॉमी के माइंड मैप्स रिवाइज किए, अगर आपने बनाए हैं तो। जैसे कुछ लोग माइंड मैप्स बनाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, हिस्ट्री और यूपी स्पेसिफिक नोट्स। अब जैसे हिस्ट्री है, अब लास्ट का दिन है, हिस्ट्री में लंबे लंबे चीज़ें तो आप पढ़ने नहीं जाओगे, लेकिन जैसे टर्मिनोलॉजीज आज के डेट में बहुत पूछता है, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज बहुत पूछता है, एंशियंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बहुत पूछा जाता है। यूपी स्पेसिफिक मिनरल्स है, करंट अफेयर्स है, या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, मतलब जिसको बार बार पढ़ो तभी रिटेन होगा, वो हमें लास्ट के दिन देखना है। और लास्ट के 2 दिन हमें कुछ सीसैट के फॉर्मूले देखने हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको जैसे फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं, उसको एक बार देखना है, ठीक है। एक हल्का हल्का रिवीजन रखना है, लेकिन ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। 11 अक्टूबर को बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, आप भी वो कर सकते हो, चिल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिन 11 अक्टूबर को अगर बुक नहीं छुओगे तो कुछ ऐसा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, या कमीशन वालों को पता नहीं चल जाएगा इस लड़के ने 11 अक्टूबर को कोई बुक नहीं टच किया है, इसको सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो कुछ लोग अपने अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लास्ट तक कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। हमें कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है। हमने जो अपने सिली मिस्टेक्स की एक एरर जो लॉग बुक बनाई थी उसको रिवाइज करना है। और भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। जैसे कहा जाता है ना, रामबाण, ये हो सकता है। इसको जितनी बार यूटिलाइज करोगे, ये आपका चांस सिलेक्शन में उतना आगे बढ़ाएगा। क्योंकि आपको टॉपिक्स और कन्वेंशनल वे में पढ़ने नहीं जाना है, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड पढ़ी, उसको बार बार आपने पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स के पॉइंट, शॉर्ट नोट्स भी उसमें बने हुए हैं, उस फॉर्मेट में आपको पढ़ना, उसको याद करना है। नहीं समझ में आया तो याद करना है उसको, और वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रिटेन होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है लास्ट के 30 दिनों में कि आपको क्या क्या करना। देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, ये चीज़ एक उन बच्चों के लिए भी था कि जो थोड़ा बहुत अपने पढ़ाई से डेविएट हो चुके हों, मे बी किसी न किसी रीज़न से, अगर वो चाहें तो भी 30 दिन में इतनी मेहनत करके, है ना, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करके, घटना चक्र को अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करके, रिवीजन नोट्स बना के, रिवाइज करके भी सिलेक्शन पाया जा सकता है। कुछ नामुमकिन नहीं है। लोगों ने एक एक हफ्ते में यूपीएससी क्रैक किया है भाई। ऑब्वियसली उनका बेस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर एक वो फर्म बिलीफ है अगर कि आपको वो चीज़ करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। भूल जाओ यार लास्ट के महीनों में क्या हुआ, कभी क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम आई। लास्ट का 30 दिन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। बहुतों ने किया है, कर दिखाया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये कोई अनरियलिस्टिक बातें नहीं है कि भाई लास्ट के 30 दिन में क्या होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आप इस लास्ट 30 दिन को ऐसे यूटिलाइज करो जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी के लास्ट 30 दिन हैं, तभी होगा, है ना। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई हो। फिर भी अगर आपको लगता है किसी चीज़ में, अगर आपको परेशानी है, किसी में आपको डाउट आ रहा है, किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी परेशानियाँ बताइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं पर्सनली आपको रीच आउट करूँ और आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ क्लासेस या लेक्चर्स रिवीजन के चलते रहते हैं। रिवीजन जो चल रहे हैं, जो हमने इसलिए रिवीजन भी उसी चीज़ का चलाया है, घटना चक्र का, कि इनकेस अगर आपको थोड़ा सा मेहनत लग रहा है तो आप वीडियो लेक्चर से रिवाइज कर सके। मैंने अभी मतलब इसमें एक सैम्पल की तरह आपको दिखा रहा हूँ, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक्स हैं जिसकी ROI ग्रेटर देन 80%। अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे, टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे कि यूपी PCS बार बार इन्हीं टॉपिक्स में से सवाल पूछ रहा है। तो यार अगर मैं एक काम करूंगा, एक PDF का भी PDF कंपाइल करके भी दे दूंगा उन टॉपिक्स का, कि एटलीस्ट हर सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में एटलीस्ट 50-60 टॉपिक्स हो ऐसे जिसको आपने घटना चक्र के थ्रू रिवाइज करना अगेन एंड अगेन। मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसमें भी अगर वो सेक्शनल टेस्ट में वो टॉपिक्स हैं, उसको देखो यार। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो घटना चक्र से, तो ये मान लो मैंने कुछ ऐसे
टॉपिक्स निकाल के दे दिए जिसका आरओआई बहुत ज़्यादा है, वो तो आप घटना चक्र से कर लेना। लेकिन जो आप मॉक्स दे रहे हो, भले ही 10 मॉक्स या 15 मॉक्स या 20 मॉक्स, भाई वो 15 मॉक्स या 20 मॉक्स जिसमें 150 क्वेश्चन हैं, भाई वो 150 टॉपिक्स हैं। अगर आपने पूरी शिद्दत से सिर्फ उसी, भाई उसमें करंट अफेयर भी क्वेश्चन होंगे, उसी को बार बार कर लिया, क्योंकि चाहे कहीं से भी आप वो मॉक्स लिखो, वो मॉक्स इस माइंडसेट से बनाया जाता है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेंज कर लें और जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, ताकि आपको समझ, आपकी जो एप्टीट्यूड है वो बिल्ड हो पाए कि आपको किस तरीके से आपने टॉपिक्स को, कंसेप्ट को किस तरीके से समझा है। तो अगर आप उन्हीं टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने के बाद बार बार रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मैनी फ्रेंड्स, या जिनको मैंने ये बताया भी है, जिनसे मैंने ये जाना भी है, जो कन्वेंशनल वे ऑफ प्रिपरेशन में विश्वास नहीं रखते, है ना, हर चीज़ का हैक खोजते हैं, वो इस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। क्योंकि यार इंडियन एग्ज़ाम क्रैक होगा आपका पेपर सॉल्व करके ही, मेंस में आंसर लिख के ही। तो आपको जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है उस पर विश्वास रखना है, एंड एक बार ट्राई करके देखो, आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा। तो दीज आर दी टॉपिक्स फ्रॉम द पॉलिटी, जैसे पंचायती राज, लोकल बॉडीज़, है ना, स्टेट सर्विस की बात है तो स्टेट सर्विस में अगेन स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ की बात अगर करें तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ना कि सिर्फ यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक सही है। शेड्यूल के बारे में क्वेश्चंस कई बार देखा गया है, 3rd 4th 7th 8th 9th 10th शेड्यूल्स के बारे में हमेशा बात की गई है, जिसमें ट्राइबल ट्रिब्यूनल्स जो है, अगर आप मान लीजिए कि कुछ ऐसा इस साल में हुआ है कि इसका कोई रोल इम्पॉर्टेंट बना है इस साल में, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अगर रिसेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए तो उसके चांसेस हैं कि इसमें उस पर सवाल आ जाए स्टैटिक और करंट को इंटीग्रेट करते हुए। रिसेंट कोई जजमेंट्स, अगर ऐसे कोई जजमेंट आए हैं जो मतलब ऑब्वियसली स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे कुछ उसका इम्पैक्ट हो, तो वो भी। स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, ये जानने के लिए कि आपकी, अगर आप स्टेट में एज अ सिविल सर्वेंट रहेंगे तो आप सेंट्रल सर्विसेज को कैसे कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, सेंट्रल सर्विसेज की बॉडी को या उसमें सिलेक्ट हुए लोगों को किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, उसका कंसेप्ट आपको कितना समझ में आता है, वो जानने के लिए उससे सवाल पूछे जाते हैं। ये जो कमिटीज़ हैं भाई, हर बार उसके कमिटीज़ एंड रिकमेंडेशन हर बार पूछा गया, हर बार आता है, तो ये आपको देख लेना है। अगेन ये सारे टॉपिक्स आप अगर घटना चक्र से देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। पार्लियामेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पार्लियामेंट्स में जितने भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते हैं, बिल्स होते हैं, ठीक है, जैसे रिसेंटली और कुछ बिल्स पास किए गए हैं, तो बिल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आपको देखना है उनके फंक्शंस क्या क्या है वो देखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, कमीशंस के बारे में पढ़ना है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके कुछ फंक्शंस के बारे में आपको देखना है। देन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिज़ाइन किया है, और अभी हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट ने ज्वाइन किया है, राधा कृष्णन जी। तो इसके फंक्शंस, इसके इम्पीचमेंट, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हिस्ट्री में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, अशोकन एडिक्ट्स जो हैं, मौर्यन एम्पायर है, ये हमेशा हमेशा पूछा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमेशा पूछा जाता है। डायनेस्टीज़ और टाइमलाइंस, डायनेस्टीज़ एंड टाइमलाइंस हिस्ट्री का यूपी पीसीएस में हिस्ट्री में जो जनरली ये चीज़ देखी गई है कि ज़रूर पूछते हैं, कुछ स्पेसिफिक डायनेस्टीज़ के बारे में पूछते हैं, उनकी क्या क्रोनोलॉजी रहती है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछा जाता है। महाजनपदास एंड जनपदास के बारे में पूछा जाता है, जैसा कि मैंने एंशिएंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात की थी हिस्ट्री में, तो ये हमें देखना है कि एंशिएंट टाइम में कॉइन्स को क्या बोला जाता था, किसको क्या टाइटल्स मिले थे, ये हमेशा अमूमन देखा गया टाइटल्स किसको क्या मिले थे, ठीक है।
एंशंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्पेशली जो भी यूपी में है वो सब आप इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, हमेशा यूपी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये हिस्ट्री और पॉलिटी का मैंने दिया, और मैं स्टेट पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको और एक कंपाइलेशन प्रोवाइड करूँगा जिसमें आइडेंटिफाई करके कुछ सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके चलना है, जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो एग्ज़ाम में, जिसकी आरओआई आपको ज़्यादा हो। मैं आरओआई पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि यार देखो, चाहे हमारा चाहे किसी का, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपनी टाइम और एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए जहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा मिले। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लियर करने के लिए, हम उस रिसोर्स पे अपना टाइम और एनर्जी देंगे जहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा हो। रिटर्न कैसे ज़्यादा होगा? जिससे हमें एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस रहता है कि यार टाइम वेस्ट ना हो स्टूडेंट्स का, एनर्जी ना वेस्ट हो, और कुछ ऐसा करके दिया जाए जिसमें उनको रिटर्न उनके मेहनत का ज़्यादा मिले। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे और भी कुछ हेल्पफुल वीडियोस के साथ हम अपने स्टेट पीसीएस के चैनल पे आते रहेंगे। टिल देन आपको कोई भी डाउट होता है, जैसा कि मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, पूछिए, मैं पर्सनली उन डाउट्स को क्लियर करूँगा। हमारे स्टेट पीसीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए फॉर रेगुलर अपडेट्स, एंड ट्रस्ट मी, खुद पर विश्वास रखिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम हॉल में अगर आपका माइंडसेट काम और पॉजिटिव नहीं है, एग्ज़ाम गड़बड़ चला जाएगा। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने मेहनत पे बिलीव करिए। बाकी जो भी हेल्प और सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।